अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स क्या होते हैं और स्पेशली उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और किसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको ईटीएफ के थ्रू करना चाहिए और कौन खुद डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है। और डायरेक्टली इन्वेस्ट करने और म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने में क्या फ़र्क होता है, और अगर आपने इन दोनों के थ्रू ही जाना हो तो कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये अक्सर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता रहता है कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में कौन सा वाला ऑप्शन बेहतर है अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो नए बंदों के लिए कि ये म्यूचुअल फंड या ईटीएफ होते क्या है। तो बेसिक वर्किंग म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की एक ही होती है, ये एक फंड होता है। तो ये पहले समझ लेते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं और फिर आगे ये देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा किस बंदे के लिए। ये डिपेंड भी करता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड या ईटीएफ होता क्या है। तो ये डिफरेंट जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं, जैसे मीज़ान बैंक है, इसकी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स, आपने नाम सुना होगा। इसी तरह एमसीबी ऑफर करता है एमसीबी फंड्स, ये एक पूरी डिवीजन होती है अलग इन बैंक्स की। जेएस जो है वो जेएस फंड्स है। इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं ना, पहले तो एक दो बैंक ऑफर करते थे, अब सब नई एक अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग जो है वो रजिस्टर करवा ली हुई है, जो कि ये फिर फंड्स ऑफर करती है। फंड किस तरह वो ऑफर करते हैं, मसलन किसी एक फंड को देखते हैं कि वो एक फंड बना लेते हैं जिसमें इनिशियल वो अपनी तरफ से 10 लाख जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको कह देते हैं लेस से अल मीज़ान इस्लामिक फ़ंड। तो उस फंड का काम क्या होता है, उस फंड को एक फंड मैनेजर भी असाइन कर दिया जाता है और उस मैनेजर के अंडर थोड़े से बंदों की एक टीम भी होती है। वो पूरी एक टीम होती है जो उस फंड को मैनेज कर रही होती है। अब वो जो 10 लाख उस फंड के पास पैसे होते हैं ना, उसको उन्होंने डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो वो मसलन अल मीज़ान इस्लामिक फ़ंड है, तो वो डिफरेंट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनीज है ना, उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और वो अपनी गोल के मुताबिक, ना कि सिर्फ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज या शरिया के असूलों पे जो चलती हैं उसी के अंदर सिर्फ इन्वेस्ट करना है। लेट से ये जो अल मीज़ान इस्लामिक फ़ंड है, तो वो डिफरेंट किस्म के स्टॉक्स लेके ना रख लेगा। तो जब वो पूरी 10 लाख इन्वेस्ट हो चुकेंगे तो अब वो उनके पास एक 10 लाख का पोर्टफोलियो आ गया इन्वेस्टमेंट का। वो फंड है लेकिन फंड के अंदर 10 लाख कैश के बजाय वो एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। अब उसको वो यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मसलन 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो उसको लाख यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब वो जो इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, अब हर यूनिट की प्राइस कितनी होगी, 10 रुपीज़। अब वो यूनिट्स पब्लिक को ऑफ़र कर देते हैं। पब्लिक में फिर मैं, आप और डिफरेंट लोग जो हैं, जो भी अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के साथ अकाउंट बनाएंगे और वो उन यूनिट्स को परचेज़ कर लेंगे। अब हमें क्या फ़ायदा होगा कि उधर कुछ प्रोफेशनल्स ने बैठ के कुछ स्टॉक्स खरीदे और वो उस पर नज़र भी रखी हुई है उन्होंने कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं और यही ख़रीदनी है, कौन से बेस्ट कंपनीज हैं, उनको परचेज़ किया और उसकी यूनिट्स बना के हमें दे दी। अब जैसे जैसे रोज़ाना उन स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जाएगी तो वो ओवरऑल जो 10 लाख रुपए का पूल था वो शायद अगले दिन या कुछ दिनों बाद 11 लाख हो जाए, अगले दिन 12 लाख हो जाए, फिर 11.5 लाख पे नीचे आ जाए। तो जैसे जैसे उस पूल की जो ग्रोथ होगी, उसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, इसी तरह उन यूनिट्स की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती है। तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है वो इसकी वैल्यू बढ़े ही। वैसे भी अगर देख के इन्वेस्ट किया जाए तो स्टॉक एक्सचेंज लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है। तो जैसे जैसे इंडेक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा होता है तो आपके जो वो मसलन म्यूचुअल फंड है उसका साइज़ भी बढ़ रहा होगा, तो आपकी यूनिट की प्राइस भी बढ़ी होगी। तो जिन लोगों ने वो यूनिट्स मसलन कल 10 रुपये की परचेज़ की थी, 10 दिन बाद वो 11 रुपये पे उसको बेच सकते हैं, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह फिर कोई और जो उन यूनिट्स को उस वक्त परचेज़ करेगा वो फिर बाद में जब सेल करेगा तो उस तरफ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या फ़ायदा होता है कि जो वो यूनिट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो यूनिट्स बना रहे हैं, उसको फिर ऑफ़र कर रहे हैं और लोग परचेज़ कर रहे हैं,
तो वो फिर उसकी एक फ़ी चार्ज करते हैं। तो ये जो फंड होता है ना पूरा, ये जो यूनिट्स वगैरह बनाता है, इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड का एक और वर्जन भी होता है जिसके यूनिट्स परचेज करने के लिए आपको अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट या एमसीबी फंड्स या जेएस फंड्स जो कंपनी ऑफर कर रही होती है उसका अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी कि वो उस फंड को लिस्ट कर देते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ जो है एक ही चीज़ है, लेकिन ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, जिसकी यूनिट्स परचेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट बनाना पड़े, वो डिफरेंस होता है। और उसके अलावा फिर डिफरेंसेस कुछ होते हैं कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है पाकिस्तान में काफ़ी कम है। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो जो कंपनीज खुद अपने अकाउंट्स के थ्रू ऑफ़र करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह इनकी जो ईयरली फ़ी वगैरह होती है उसके डिफरेंसेस हैं। तो वो सारे डिफरेंसेस हम अब आगे देखते हैं। तो एक नया बंदा जो कि स्टॉक एक्सचेंज की पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अब अगर आप बैंक में रखते हैं अपनी अमाउंट कोई भी, तो उसको आप ईयरली आप 9 to 10% ही मिलेगा आपको। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की जो लॉन्ग टर्म की है ना परसेंटेज, वो तकरीबन आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो लेट्स से 15 to 18% तक का होता है, अगर ओवर 10 to 20 ईयर्स की जो पिछला डाटा है उसको देखें तो अगर उससे किसी ने फ़ायदा उठाना है और वो डायरेक्टली खुद जाके स्टॉक्स परचेज करना शुरू कर देता है और नया बंदा है, तो वो तो अपना उल्टा नुकसान करवा बैठेगा। लेकिन उसके लिए फिर ये ऑप्शन है कि वो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाए, वो उन 15 to 18% का फ़ायदा भी उठाए, और जो थोड़ा सा उसका स्किल कम है और वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा है, तो वो इन 18% में से अगर 2% म्यूचुअल फंड बनाने वाली कंपनी को भी दे देगा, तो फिर भी जो बैंक में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 10% उसके मुकाबले में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना। अब इनके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, पाकिस्तान में जितने भी ईटीएफ्स हैं ना जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जिनकी यूनिट्स अवेलेबल होती हैं, उनकी जो एक्सपेंस रेशो है ना वो तकरीबन 0.5%, यानी कि उनको अलाउड तो 2.5% तक ईयरली फ़ी होती है, लेकिन वो सिर्फ 0.5% पर ईयर फ़ी काट रहे होते हैं। उसके मुकाबले में जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि डायरेक्टली आप जाके परचेज करते हैं, लेट से अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से या एमसीबी फंड्स के अकाउंट से या जेएस फंड्स के अकाउंट से, तो वो तकरीबन 3% तक 2% तक इस तरह चार्ज कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप ईटीएफ्स वगैरह परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ करने के वक्त आपको सिर्फ वो जो ब्रोकर का कमीशन होता है ना जो कि 0.15% होता है, या फिर अगर यूनिट की प्राइस 20 रुपीज़ से नीचे है तो 3 पैसा जो नॉर्मल शेयर्स परचेज़ करते हुए जो मिनिमल सा होता है कमीशन, तो वो देना पड़ता है। जबकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके केस में फ्रंट एंड लोड एक चीज़ होती है जो कि वेरी करती है। डिफरेंट जो कंपनीज़ है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, उन्होंने अपने डिफरेंट फंड्स पे डिफरेंट रखी हुई होती है, लेकिन वो तकरीबन 3% तक भी होती है। तो ये हो सकता है कि आप जब म्यूचुअल फंड परचेज़ कर रहे हैं तो आप लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो असल इन्वेस्टमेंट होगी आगे जाके वो फिर 97,000 होगी, 3,000 जो है वो फ़ी कट जाएगी। लेकिन अगर आप 4-5 साल के लिए लेट से आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो वो जो शुरू में 3,000 कटते हैं वो फिर कुछ भी नहीं है, बाद में आपको 18% पर ईयर आ भी तो रहा है ना, लेकिन उसके अगेंस्ट फिर वो पर ईयर फ़ी भी कट रही है। लेकिन जो शुरू में 3,000 कटे हैं वो अगर उसको डिवाइड कर लें 3 ईयर्स पे, तो फिर वो 1 लाख रुपए पे 1,000 ही बनता है 1%, या अगर ज़्यादा जितना रखेंगे उतना फिर कम पड़ेगा। अब एक और मसला भी है कि ईटीएफ्स जो है उनमें पर ईयर जो फ़ी है वो तो कम होती है, लेकिन फिर ईटीएफ्स पाकिस्तान में अवेलेबल बहुत कम है। तकरीबन 8 इक्विटी के ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, जिनमें से फिर 6 जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, इक्विटी के वो वाले जो मसलन स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो आए बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके पहले देख लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स वगैरह अवेलेबल हैं और कौन कौन उनको ऑफ़र कर रहा है।
तो फिर वापस आके बाकी चीज़ें देखते हैं। ETFs को देख लेते हैं जो पाकिस्तान में ऑफर किए जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे PSX ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ गया फर्स्ट लिंक। इसमें ये लिस्ट ऑफ ETFs आ गए। ये तकरीबन टोटल 9 ETFs हैं, जिनमें से 1 जो है वो मनी मार्केट से या डेट मार्केट से ताल्लुक़ रखता है, जो कि जैसे आप बैंक में पैसे जब रखते हैं तो वो डेट में दिए जाते हैं, तो ये वो चीज़ है। और बाकी जो 8 हैं वो इक्विटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जब आप उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं असल में जाके। तो उसमें भी तकरीबन जो पहले 6 हैं वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, और 2 जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट है, यानी कि ये बैंक्स वगैरह में या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि शरिया के असूलों पे अमल नहीं करती, उसके उन स्टॉक्स में वो ये नहीं करते इन्वेस्ट। जो पाकिस्तान मीज़ान इंडेक्स KMI इंडेक्स है ना, जिसमें सिर्फ इस शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं उसमें करते हैं। तो इस तरह के ETF सिर्फ 2 हैं। तो ETF में जो है वो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है। अब इक्विटी के लिए ETFs में मसलन किसी एक को ओपन कर लेते हैं हम, तो इसकी यहाँ पे ना इनकी स्ट्रेटजी वगैरह इन्होंने दी हुई होती है कि जैसे दिस फंड एम्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 9 कंपनीज विद हाईएस्ट फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ KSE 100 इंडेक्स। फिर इसमें एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर, टॉप 9 का ऐसी कंपनीज जिनके फ्री फ्लोटिंग इंडेक्स के लिहाज से जो है ना वो सबसे बड़ी कंपनीज बनती है, लेकिन उसमें से भी ऑयल एंड गैस को एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी डिटेल में जाके इंडेक्स में ना मसलन ज़्यादा कंपनीज को टारगेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ETFs हैं वो टॉप की ही कंपनीज को कर रहे होते हैं। टॉप 8, टॉप 10, टॉप 20 कर लें कोई एक दो के केस में, लेकिन ज़्यादातर टॉप 10-15 तक ही रहते हैं। तो इसमें एक और चीज़ जो है इम्पोर्टेंट वो यहाँ से जाके पता चलेगी, वो इसकी जो मैनेजमेंट फ़ी है ईयरली वो 0.65 ऑफ नेट एसेट पर एनम। यहाँ पे फ़ायदा होता है कि इनको अलाउड तो 2.5% तक होती है, लेकिन ये बहुत कम फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं ईयरली। तो ये अब टोटल जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है ना उसके 0.65% जो है वो चार्ज कर रहे हैं, या करंट उसकी जो वैल्यू है उसका 0.65%। और इसी तरह इसको जब आप परचेज करते हैं तो अगर तो 20 रुपीज़ से कम है उसकी प्राइस यूनिट की, तो वो 0.03 रुपीज़ जो कि 3 पैसे बनते हैं वो, या फिर 0.15% जो कि 20 रुपीज़ पे 3 पैसे बनते हैं, और लेट्स से 40 रुपीज़ पे वो 6 पैसे बनते हैं, और इस तरह मतलब बहुत मिनिमल चार्ज हो रहा होता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो देखेंगे उसमें फ्रंट एंड लोड ठीक ठाक 3% तक भी चार्ज हो रहा होता है। इस तरह डिफरेंट ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे NBP का है। इसमें भी फिर उन्होंने ये बताया हुआ है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 15 ब्लू चिप कंपनीज अक्रॉस 7 सेक्टर्स। तो इसमें भी अगर देखें तो इसका ये जो है मैनेजमेंट फ़ी है वो बहुत ही लिमिटेड है, 0.75%। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते जाएंगे तो कम ही होगी। ये सिर्फ एक JS मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इन्होंने अपनी जो फीस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है, वो इन्होंने रखी हुई है 2.5% पर एनम। 2.5% तक ETFs को अलाउड होती है, तो इन्होंने पूरी की पूरी रखी हुई है, लेकिन बाकी काम ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस्लामिक ऑप्शंस में चले जाएं, मीज़ान पे ETF जो कि शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस है 2, तो इनकी फ़ी भी एक की जो है वो 0.5 है। और इसी तरह अगर दूसरे में चले जाएं तो इसकी जो फ़ी है वो है 0.70। इस इंडेक्स में जो है वो 30 टॉप शरिया कंप्लाइंट कंपनीज आती हैं KMI ऑल में से। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वो कर है, लेकिन जो मीज़ान पे ETF है इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। कंप्राइजेज ऑफ शरिया कंप्लाइंट
सिक्योरिटी सेलेक्टेड विद हायर कंसिडरेशन टुवर्ड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रेडेड। इन्होंने अपना यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये तकरीबन टॉप 8 to 10 कंपनीज ही जो हैं वो उनको टारगेट करते हैं। आपने देख लिया कि कोई भी जितने भी आपके बैंक्स वगैरह हैं उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनमें से कुछ ही जो है वो ETFs ऑफर करती हैं, और जो भी ETF ऑफर करती हैं वो सिर्फ एक ETF जस्ट ऑफर कर रही है, यानी कि ETF में आपके पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह हम म्यूचुअल फंड्स की तरफ चले जाएं तो अगर हम सर्च करें यहाँ पे मसलन अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारी अब अलग अलग कंपनीज है। जैसे अलमीज़ान कर लेते हैं, फिर GS फंड्स कर लेते हैं, फिर इसी तरह iSave कर लेते हैं। तो अलमीज़ान में अगर रेगुलर इन्वेस्टर इसमें जाके, ये अब सारे फंड आ गए हैं। इसमें जो इक्विटी फंड्स हैं जो कि स्टॉक्स से तल्लुक़ रखते हैं वो 1 2 3, फिर इंडेक्स ट्रैकर फंड भी वही है, फिर सेक्टर फंड भी वही है, बैलेंस्ड में भी कुछ ना कुछ इक्विटी का होता है, एसेट एलोकेशन फंड में भी 50% 40% वो एलोकेट करते हैं कि इतना इक्विटी में है। तो इसमें आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये सिर्फ अभी पहली कंपनी दिखाई है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें भी अगर हम इसमें जाके किसी एक फंड में चले जाएं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी, ये देखें 3%, यानी कि वो 3% आपका ईयरली जितना भी आपका है ना टोटल, उसमें से 3% जो है वो ईयरली अपनी फीस काट रहे हैं, और 2% फ्रंट एंड लोड भी है। फ्रंट एंड लोड ये होता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त 2% जो है वो उसमें से काट लिया जाता है। ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से जो पैसे काट लिए जाते हैं उसको फ्रंट एंड लोड कहा जाता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स वो रखते भी इसीलिए हैं ताकि आप जो है वो बहुत ज़्यादा इक्विटी के फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके बार बार निकाले नहीं, क्योंकि उनको भी फिर उसी लिहाज से स्टॉक्स खरीदने और बेचने पड़ते हैं। तो ये अगर 2% शुरू में होगा भी चार्ज, तो अगर आप 4-5 साल रखेंगे तो एक साल में तो आपको सिर्फ 0.4% उसका आएगा ना, अगर 4-5 साल तक रखेंगे तो फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी इसको वेव ऑफ करवा सकते हैं, ये असल में आपको ना जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, अक्सर ये उसको पैसे मिल जाते हैं, तो जिसने आपको कन्विंस किया होता है कि आप ये वाला फंड परचेज करें। तो अगर आपने डायरेक्टली खुद परचेज किया तो आप कॉल करके, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, तो कॉल करके उनसे निगोशिएट करके इसको जो है वो ख़त्म भी करवा सकते हैं फ्रंट एंड लोड को। तो अब ये बैक एंड लोड जो है, इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कि C टाइप यूनिट्स के लिए बैक एंड लोड चार्ज हो रहा है। C टाइप यूनिट्स वो होती हैं जिसमें फ्रंट एंड पे तो कुछ नहीं चार्ज किया हुआ, लेकिन फिर वो बैक एंड पे 2% चार्ज कर लेते हैं। तो यानी कि जब आप निकलवा रहे होते हैं तो फ्रंट एंड लोड वो होता है जब डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, बैक एंड लोड वो होता है जो जब आप निकलवा रहे होते हैं तो वो चार्ज कर लेते हैं। लेकिन ऐसी यूनिट्स जिन पे शुरू में उन्होंने चार्ज कर लिया उस पर वो नहीं करेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर आप उनसे निगोशिएट कर लें कि शुरू में भी नहीं करना और आपने बैक एंड पे भी नहीं करना, तो वो फिर आपका ये वाले 2% जो है ना ये बच सकते हैं। लेकिन वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो फिर ये 2% कुछ भी नहीं है, ये जब ईयर पे डिवाइड होगा तो 0 पॉइंट कुछ बनेगा। इसी तरह जो अगर हम किसी और फंड में चले जाएं, इसी में जाके अगर डेडिकेटेड इक्विटी फंड में चले जाएं, तो इनका जो फ्रंट एंड लोड है 0 to 3% है, और एक्चुअल मैनेजमेंट फी इसकी भी 3% है, जो कि ETFs के केस में सिर्फ 0.5% होती थी। तो ये एक चीज़ है कि जो म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा होती है। लेकिन फिर म्यूचुअल फंड्स में ये भी फ़ायदा है कि आपको ब्रोकर का अकाउंट नहीं चाहिए, आपको बस अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में बनाए अकाउंट, या GS फंड्स में बनाए अकाउंट, या MCB iSave में बनाए अकाउंट, या इसके अलावा फिर अस्करी फंड्स, या फिर NBP फंड्स, ये होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने अपनी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बना ली हुई हैं इस टाइम पे।
शायद ही कोई बैंक होगा जिसने ना बनाई भी हो। अब जीएस फंड्स में अगर हम म्यूचुअल फंड्स में चले जाएं तो किसी भी फंड जाते हैं, उसकी हम अगर डिटेल्स देखें तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए लोड लिखा हुआ है 2%। इसमें मैनेजमेंट फ़ी इन्होंने इस फंड की 1.5% दी हुई है। तो आप ये डिफरेंट उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन सा जो प्रोवाइडर है वो मैनेजमेंट फ़ी कितनी दे रही है। तो ये ज़्यादातर जो होता है ना इक्विटी के फंड्स, उसके अंदर फिर वो मैनेजमेंट फ़ी ज़्यादा होती है, और जो होते हैं मनी मार्केट, डेट मार्केट के फंड, उसमें कम होती है। इसी तरह ये शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस देखें, एक ही जेएस की तरफ से इतनी ज़्यादा है। इसमें अगर जेएस इस फंड में चले जाएं और इसमें लर्न मोर पे चले जाएं, इसमें आपको पता चल जाएगा 3 फ्रंट एंड लोड है, 3% मैनेजमेंट फ़ी है। तो इसी तरह एमसीबी फंड्स, जो कि अभी शायद लोड नहीं हो रहा, एमसीबी फंड्स में अगर आप चले जाएं, इसमें एक्सप्लोर फंड्स में अगर आप ओपन कर लेना तो ये सारे फंड्स की डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसमें एक एक को आप देख के फिर वो कर सकते हैं। ये यहाँ पे तो इन्होंने परफॉर्मेंस ही उनकी बताई हुई है, लेकिन फिर आप जब आप इसके अंदर जाएंगे तो फिर यहाँ पे इनका जो सारी डिटेल्स वगैरह है ना, इन्होंने फ्रंट एंड लोड वगैरह के बारे में तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये फिर आप बेसिक यहाँ से रिसर्च करके फिर इनको कॉल करके भी जब आप पता करेंगे ये अकाउंट ओपन करेंगे, उस वक्त भी आपको पता लग सकता है। इसी तरह अगर आप नेशनल बैंक में जाएंगे तो फिर इसमें भी मनी मार्केट के फंड अलग हैं, फिर एसेट एलोकेशन इक्विटी फंड यहाँ पे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उनमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर आपको हर मसलन एनबीपी का लेना है तो एनबीपी के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अलमीज़ान का लेना है तो अलमीज़ान के साथ करना पड़ेगा, एमसीबी फंड्स लेने हैं तो एमसीबी। तो नॉर्मली वैसे होता नहीं है कि आपको सारे ही पसंद आ जाएं। इस तरह होता यही है कि आप कोई एक दो फंड्स होते हैं, एक दो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जिसके साथ अकाउंट ओपन करवा के, तो उनके फिर इनफ ऑफरिंग्स होती हैं अच्छी। इसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा फंड चाहिए जिसमें सिर्फ डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स हों, वो भी मिल जाएगा। फिर ग्रोथ वाले स्टॉक्स का भी कोई फंड मिल जाएगा। फिर इसी तरह ऑयल सेक्टर का अगर आप चाहते हैं सिर्फ किसी सेक्टर का, तो वो भी आपको कोई ना कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ऑफर कर रही होगी। फिर ये जो म्यूचुअल फंड है, इसमें वो दूसरे कमोडिटी फंड्स वगैरह भी आ जाते हैं। इसमें फिर वो गोल्ड फंड्स वगैरह आप ले सकते हैं, मीज़ान वाले जो है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स वो ऑफर करते हैं। तो इससे ऑप्शंस इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अच्छा, आपने देख तो लिया कौन से ईटीएफ्स वगैरह अवेलेबल हैं, और ईटीएफ में फ़ी भी ईयरली कम होती है। लेकिन अब ईटीएफ में एक और चैलेंज भी होता है कि ईटीएफ में आपने यूनिट्स जो सेल करने ना अपने, मसलन आपने जो यूनिट्स परचेज़ किए हुए वो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जाके सेल करने पड़ते हैं। तो आपने अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ऑन एनी गिवन डे आप उतने ही शेयर सेल कर सकते हैं या यूनिट सेल कर सकते हैं जिनकी डिमांड होगी। मसलन उसमें वॉल्यूम जिस तरह होता है ना, शेयर्स में वॉल्यूम किसी शेयर में काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है और किसी शेयर में कम वॉल्यूम लग रहा होता है। तो आप अगर लाखों यूनिट सेल करना चाहते हैं तो वो हो सकता है कि आपकी पूरी जितने पैसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं आप उतने ना कर सकें। अगर आपने मसलन लाखों करोड़ों में एक ही दिन में अगर उसको लिक्विडेट करना है, फिर हो सकता है कि इतनी डिमांड उस दिन मौजूद ना हो, तो वो लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सेल तो कर लेंगे, या परचेज़ अगर इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो ईटीएफ के केस में शायद इतने लोग बेच ही ना रहे हों उसकी यूनिट्स, क्योंकि वो सप्लाई एंड डिमांड पे ही चलता है, जैसे शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट पे। तो इसी तरह आपको थोड़ा सा उसको लिक्विडेट करने में या उनमें इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा मसला आ सकता है। जबकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डायरेक्टली आप फंड के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट करके सेल भी कर रहे होते हैं और परचेज़ भी कर रहे होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स सेल करते हैं तो वो साथ ही ब्रेक होके उसके जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं वो कंपनी बेच के और आपको साथ ही पैसे दे देती है। और इसी तरह जब आप परचेज़ करते हैं तो वो एक तरह से नए स्टॉक्स परचेज़ हो रहे होते हैं और नए यूनिट्स बन रहे होते हैं साथ साथ।
तो उस केस में लिक्विडेट करना, उसको लिक्विडिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ जो है आपने रखनी है, आपने अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे आप इसको करना चाहते हैं। अपने उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि किसको म्यूचुअल फंड्स तक रहना चाहिए और किसको ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज पे कोई अगर अकाउंट नहीं है और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यानी कि पहले स्टॉक एक्सचेंज पे अकाउंट भी नहीं है और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, तो आप जाके ब्रोकर का अकाउंट बनाएं और फिर आपको ऑप्शन भी थोड़े से मिले ईटीएफ्स के। उससे फिर बेहतर है कि आप जाके डायरेक्टली जो ये म्यूचुअल फंड ऑफरिंग कंपनीज हैं इनके साथ अकाउंट बना लें। एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट या एमसीबी फंड्स वगैरह, इनके साथ बना लें। इसमें फिर आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि ईटीएफ्स में फिर आपने देखा होगा कि एक एक ऑप्शन अवेलेबल है हर कंपनी की तरफ से, और उसमें भी शरिया कंप्लाइंट काफ़ी कम है। जबकि आप डायरेक्टली जाएंगे तो आपको सिर्फ शरिया कंप्लाइंट ही हर कंपनी की तरफ से 3-3, 4-4 ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो एक ऐसा बंदा जो कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहता डायरेक्टली स्टॉक्स में, वो बस यही चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही स्टॉक्स की जो अपसाइड है ना, जो उसका ज़्यादा परसेंटेज है रिटर्न की, उसका फ़ायदा उठा ले, तो उसको तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू ही जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ईटीएफ्स में। सेकेंडली, अगर तो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज का ऑलरेडी अकाउंट है, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स में, या फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, लेकिन अभी आप एकदम से खुद ज़्यादा स्टॉक्स नहीं परचेज़ करना चाहते क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं, आपको पता नहीं है कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर का अकाउंट बना सकते हैं। और उसमें ये जो 1-2 ईटीएफ्स हैं, सबसे पहले मीज़ान पी ईटीएफ या महाना इस्लामिक ईटीएफ, इससे स्टार्ट करके जो है आप ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी जो है वो जाना शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा देख के, रिसर्च करके, लर्न करके, ऑनलाइन डिफरेंट लोगों की वीडियोस देखने के बाद, और ऑनलाइन और जहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। उस केस में जो है आप ईटीएफ आपके लिए सेंस बनाता है। अब उसके बाद अगर आपका अकाउंट भी है, आप उसके थ्रू ईटीएफ्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हों, डिफरेंट किस्म के आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मसलन आप उस तरह के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि मनी मार्केट से रिलेटेड हो, तो फिर आप एक हाइब्रिड अप्रोच को भी अपना सकते हैं कि आप ईटीएफ्स भी रखें, यानी कि आप ब्रोकर का अकाउंट भी रखें, और फिर आप 2-3 प्रोवाइडर्स हैं ना, मसलन एमसीबी फंड्स या जो भी आपके फेवरेट जो बैंक है, वो जो फंड ऑफर कर रहा है उसमें इन्वेस्ट करके अकाउंट ओपन करवा के और फिर वो कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस भी आ जाएंगे, जैसे अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट जो है वो एक गोल्ड का फंड भी ऑफ़र करता है। इसी तरह एमसीबी जो है एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड ऑफ़र करता है जो कि इस तरह के स्टॉक्स लेता है जो कि ज़्यादा डिविडेंड देने पे यकीन रखते हैं। उसमें फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप एक हाइब्रिड अप्रोच को भी लेके चल सकते हैं। तो फाइनली ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में कोई ख़ास एक क्लियर विनर इस तरह से नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है। हाँ, ईटीएफ्स में ऑप्शंस काफ़ी कम है, और लेकिन फिर ईटीएफ की जो फ़ी है वो काफ़ी कम है म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता है, खुद स्टॉक्स को चूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन स्टॉक मार्केट की अपसाइड जो है उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, तो और ख़ुद बिल्कुल स्टॉक्स में नहीं जाना चाहता, तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू फिर जा सकता है, और वो 2-3% सिर्फ जो है वो उसकी कुर्बानी दे के, लेकिन वो 18% जो ईयरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन वो फिर आपने ये नहीं करना कि अभी इस साल इन्वेस्ट करें इस तरह के पैसे जो कि अगले साल फिर आपको ज़रूरत पड़ जाए। फिर उसमें भी रूल वही है कि 4-5-6 साल का आपका कम से कम होराइज़न होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। कम से कम उतनी देर आप पैसे लॉक रखना चाहें अपने तो रख सकें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है और फिर ऊपर जाती है, साइकिल्स में ऊपर नीचे जाती है। तो एक दफ़ा नीचे चलेगी तो वो क्या पता 3-4 साल लग जाए उसको दोबारा रिकवर करने में। तो आपके ईटीएफ्स के यूनिट्स की प्राइस या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स की प्राइस भी फिर इसी तरह नीचे जाएगी और फिर टाइम लगेगा उसको ऊपर आने में। लेकिन अगर आप उसको साथ साथ लॉन्ग टर्म अपना होराइज़न रखते हैं
तो वो जब नीचे से होके ऊपर जाएगी तो वो फिर काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। बाकी अब आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, ETFs या म्यूचुअल फंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस वगैरह के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।